वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन में दो चीजें आपकी बाकी रह गई हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पहली चीज बाकी रह गई है जो कि है कॉची स्क्वार्ट्ज आइडेंटिटी। कॉची स्क्वार्ट्ज आइडेंटिटी ये एक असमीका है जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का मान मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी से या तो बराबर आता है और या तो उससे छोटी वैल्यू इसकी आएगी। कहने का मतलब ये कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हैं तो उनके अदिश गुणनफलों का मापांक, उनके अदिश गुणनफल का जो मापांक होगा वो उन दोनों सदिशों के अलग अलग मापांकों के गुणनफल के या तो बराबर होगा और या तो छोटा आएगा। इसका मान कभी भी इनके गुणनफल से बड़ा नहीं हो सकता है। ये कॉची स्क्वार्ट्ज असमीका कहलाती है। ये हमने प्रूव करना है। बहुत आसान है पर क्योंकि कभी कभी ये एग्जामिनेशन में दी जाती है, आपको प्रूव करने के लिए आती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तो देख लेते हैं कैसे करना है। ये इसका लैंग्वेज है कि दो सदिश अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो उनके लिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। अब कैसे प्रूफ करना है आप देखिए। प्रूफ वी नो, आप एक काम कर लो, पहले थोड़ा सा मान लेते हैं। माना सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तब क्या आपको याद है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों के बीच का कोण थीटा होगा? तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यही तो आएगा। हम इसमें देख रहे हैं कि ए डॉट बी में भी मापांक लगा हुआ है, ए डॉट बी है उसमें भी मापांक लगा है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में मापांक लगा देते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं दोनों पक्षों का। मॉडुलस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। देखो इसमें तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर आएगा ही आएगा। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा तो इसमें दो बार मॉड लगाने की क्या आवश्यकता है, बात समझ रहे हैं? अगर ये पहले से ही पॉजिटिव नंबर है तो मॉड लगाने की जरूरत ही क्या है इस पे, इसलिए आप इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। इसको भी इसमें भी मॉड लगाए तो इसको भी आप ऐसे ही लिखा रहने दो। हाँ, इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है कॉस थीटा का, तो इस पे हम मॉडुलस लगा देते हैं। अब बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आई? दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का हम मॉडुलस ले रहे हैं और दोनों पक्षों का मॉडुलस ले रहे हैं। तो इनमें मॉडुलस पहले से लगा था, हमने नहीं लगाया, इसमें भी नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इनमें दो बार मॉडुलस लगाने से फायदा क्या मिलेगा आपको? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इस पे लगाइए आप। अब अगर मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये दोनों मुझे इधर भेजने पड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। बताइए डॉट है कि क्रॉस लगेगा इस जगह पर, इस जगह पर? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि डॉट और क्रॉस के लिए फिर उसके दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए और ना तो ये वेक्टर है ना तो ये वेक्टर है। ये मापांक हैं, ये सिंपल से नंबर हैं और सिंपल से नंबर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आप बचपन से कर रहे हो वही लगेगा, पर कुछ चिन्ह लगाना पड़ेगा इसलिए मैं लगा देता हूं कॉस थीटा, वो भी मापांक लगा हुआ है। अब एक चीज आप देखिए, हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में रहती है कॉस थीटा की वैल्यू।
-1 से +1 तक होती है। अगर हम मॉड ले लेंगे, अगर, तो cos थीटा का जो मान आता है फिर वो 0 और 1 तक, 0 से 1 तक रह जाता है, 0 से 1 तक रह जाएगा। या कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ cos थीटा का मान 1 या 1 से कैसा होगा, छोटा। भाई अभी इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है, मॉड ले लेंगे तो निगेटिव भी कैसे हो जाएंगे सब, प्लस, तो ये सब 0 आ गए, 0 के ऊपर आ गए, इधर 1 से छोटा बना रहेगा। तो जो मॉडुलस ऑफ cos थीटा होता है उसका मान 0 से 1 तक होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा ही रहेगा। अब मॉड लगाए तो जब मॉड में मैं कहता हूं 1 से छोटा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 0 से नीचे भी नहीं जाएगा। देखिए ये चीज समझने की आवश्यकता है आपको। मैंने बोला मॉड x की वैल्यू 2 से छोटी है। आप क्या समझ गए, 2 से छोटी या 2 के बराबर है, आप क्या समझ गए? कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने बोल दिया 2 या 2 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या -4 हो सकती है, क्योंकि -4 तो 2 से छोटा होता है। हाँ, नहीं हो सकता। क्यों? मॉड भी तो कोई चीज है यार, इस दुनिया में मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में -4 कैसे आप बोल सकते हो? ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो जब मॉड लगा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा, पर 1 या 1 से कैसा होगा, छोटा। पर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मान 1 या 1 से छोटा हो सकता है। हम ये वाला पॉइंट नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझदार हैं। अगर आप समझदार नहीं होंगे तो हम वो यूज करेंगे। अब आप ये जान गए कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मान 1 या 1 से छोटा है, तो 1 या 1 से छोटे का मतलब -10 नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगा है ना, इसलिए। अब आपके दिमाग में है कि 1 या 1 से छोटा होगा मतलब 0 तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परंतु यहां पर लिख देंगे बट मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह पर ये नोट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, मॉड cos थीटा 1 या 1 से छोटा होता है और मॉडुलस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, इतनी। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, ये तो हमने मॉडुलस ऑफ cos थीटा की जगह लिखा, इज लेस देन और इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसको अगर हम उधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a into modulus of vector b. Now this is Cauchy squares identity. यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहां तक हमने आपको दिखाया कि मॉडुलस ऑफ cos थीटा की वैल्यू ये होती है, परंतु मॉडुलस ऑफ cos थीटा खुद 1 या 1 से छोटा रहता है। 1 या 1 से छोटा रहता है तो क्या -3 हो जाएगा? नहीं हो सकता। 1 या 1 से छोटा रहता है तो कहां तक मिनिमम जा सकता है? 0 तक जा सकता है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, अब आप समझ गए। मॉडुलस ऑफ cos थीटा की जगह हमने ये पूरा मान लिख दिया और इसको उधर भेज दिया, यही चीज आ गई। देखो, तो ये है कॉची स्क्वायर्स असमिका, इसको बोला जाता है और ये प्रूफ करने का तरीका है उसके। अब आप बताइए समझ आया कि नहीं आया? आपको आ गया समझ में? तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद एक और ट्राइंगल आइडेंटिटी, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ट्राइंगल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं त्रिभुज असमिका, ट्रायंगल आइडेंटिटी। ट्रायंगल आइडेंटिटी में यह बताया जाता है कि अगर दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उन दोनों सदिशों के योग का जो मापांक आता है उसकी वैल्यू दोनों सदिशों के अलग अलग मापांकों के योग से या तो कम रहेगी और या उसके बराबर आ जाएगी। अभी यही चीज मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था, और यही चीज अब योग के बारे में आपको बताई जा रही है। ये है ट्रायंगल आइडेंटिटी, इसको कहते हैं कि दो सदिशों के योग का अगर हम मापांक निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो उन दोनों सदिशों के अलग अलग मापांकों के योग से कम या उसके बराबर हुआ करेगी। इसका मान कभी इससे बड़ा नहीं आएगा। ये इसमें आपको
प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ होगा थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, अभी इसको भी कर लेंगे हम। प्रूफ करते हैं फिर तो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, देखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे यहां से, क्योंकि एग्जैक्टली हमको ये चीज जो प्रूव करनी है एक्चुअली, उसको प्रूव करने के लिए मुझे इसे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और उसको सॉल्व करके राइट ले आए, ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसके होल स्क्वायर से चलूंगा और फिर आगे करके आपको दिखा दूंगा। अब आप ये मुझको बताइए, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आपको बताया गया था अभी सॉल्व करके एक दिन, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। याद आया आपको कि मॉड्यूलस ऑफ होल स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये पता है कि ये इतना होता है, आप चाहे जैसे ये आपको मालूम है पर टीचर को लगेगा अचानक से आपने कहाँ से कर दिया, तो आप चाहे तो 1-2 लाइन उसको भी दिखा सकते हैं कि आपने कहाँ से कर दिया है। ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताइए याद आया ये कैसे लिख दिया हमने? अरे देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। ये याद आया कि नहीं आया? तो बस वही तो हमने कर दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सॉल्व करेंगे इसको, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस एक जगह पर आएगा इस पे ए डॉट बी और दूसरी जगह पर आएगा इस पे बी डॉट ए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ए मॉडुलस स्क्वायर वेक्टर बी मॉडुलस स्क्वायर प्लस, अब एक रूल और पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमेय होता है, तो जो वैल्यू बी डॉट ए की होगी वही वैल्यू ए डॉट बी की रहेगी, इसलिए दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे? 2a डॉट बी। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी चीज, इसकी वैल्यू क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। ये चीज याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? अच्छा आपको ध्यान रखेंगे, इसको यहीं रोक लीजिए। अब एक बात और देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चों को यहीं पर बातें कम समझ में आने लगती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर होता है वो हमेशा अपने मॉड से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। ये कभी गौर किया है आप? दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका मान उसके मापांक से या तो छोटा रहेगा या उसके बराबर आ जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, हमने इसका मापांक कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब ये नंबर इसके बराबर है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू x। ये समझ में आया? अब बाई चांस हमने इसी को ले लिया -4, फिर हमने उसका मॉड निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब आप देखिए -4 छोटा है इससे कि बड़ा है? -4 4 से छोटा है, -4 4 से छोटा है, इसका मतलब x जो है वो मॉड x से छोटा है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो होगा ना, कोई भी नंबर होगा वो अपने मापांक के या तो बराबर होगा और या तो मापांक से छोटा होगा। चाहे जो नंबर हो वो नंबर अपने मापांक से या तो छोटा रहेगा या उसके बराबर होगा। ये समझ आई कि नहीं आई आपको? अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको लेना चाहते हैं, इसको अगर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिए और मुझे बताइएगा, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अगर मैं इसको ये लिख देता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर प्लस 2 मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ध्यान से देखिए, कॉशी स्क्वाड्स आइडेंटिटी पढ़ी है ना आपने अभी। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको भी ऐसे ही लिख दिया, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। अब दोनों में बताइए कौन छोटा कौन बड़ा? इज लेस देन और इक्वल टू तो लगेगा, बताइए। अच्छा ये बताइए दोनों में x कौन है, मॉड x कौन है? ये x है और वो मॉड x है। क्यों? क्योंकि इनमें तो मॉड लगा था, इनमें तो जरूरत ही नहीं थी हमको, इसमें हमने और लगा दिया। देखो समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से x है और वो क्या है, मॉड x, क्योंकि सब में मॉड लगा है। तो निशान कैसे लगेगा? ऐसे लग जाएगा निशान। नहीं समझ में आई बात? इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह तो हम ये लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू। और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? आप थोड़ा समझने की जरूरत है। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर। पहले देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab करा जा सकता है। अब इधर भी स्क्वायर है उधर भी स्क्वायर है, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। और आप देखिए इज लेस देन और इक्वल टू, फिर से मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। और यही तो ट्रायंगल आइडेंटिटी है। देखिए यही ट्रायंगल आइडेंटिटी है। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया है समझ में? ये बहुत अच्छे से, ये बस पूरा का पूरा ना, आप जानते हैं ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है इसका। यहां से आप समझ लीजिए कि x की वैल्यू हमेशा मॉड से कम रहती है उसके। तो ये x है और ये उसका मॉडुलस है, इसका मान इससे या तो कम होगा या बराबर हो जाएगा। फिर इसकी जगह पर हम वो लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। इसको बना सकते हैं, ये हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया तो ये वर्गमूल आ गया। समझ आ रहा है ना आपको? तो यही ट्रायंगल आइडेंटिटी है आपकी। एक छोटी सी चीज और इसमें शर्त है जो मैं बताना चाहता हूं आपको। इसका मान, ये ट्रायंगल आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी के, तो ये दोनों आपस में जो है वो संरेख हो जाएंगे। ये तभी हो सकता है जब दोनों आपस में कैसे हो, संरेख हो। देखो जैसे ये 3 पॉइंट हैं, ठीक, इन पॉइंट को मिलाने से बनता है वेक्टर ए, इनको मिलाने से बनता है वेक्टर बी। अगर इन दोनों के योग का परिमाण इसके परिमाण और इसके परिमाण के जोड़ के बराबर आ जाए तो संरेखित तो हो जाएंगे। भाई यहां से यहां तक टोटल वैल्यू अगर इसके और इसके जोड़ के बराबर आ जाते तो संरेख नहीं हो जाएगा ये। तो ये एक छोटी सी चीज आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी दो सदिश दिए गए हैं जिनके योग का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योग के बराबर है, तो वो दो सदिश जिन 3 बिंदुओं से मिलाकर बनते होंगे वो तीनों ही बिंदु परस्पर कैसे होंगे, संरेख हो जाएंगे। दो सदिश कम से कम कितने बिंदुओं से मिलाकर बनते हैं, 3 बिंदु, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 4 बिंदु से बनेंगे।
कम से कम 3 बिंदु से अगर बने हैं तो फिर वो तीनों ही बिंदु परस्पर संरेख होंगे, एक लाइन पर बैठेंगे फिर वो, अगर ऐसी शर्त हो जाती है तो। फिलहाल जब आएगी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको देखेंगे। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है और ज़रूरत है कि अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएं इस पर बेस्ड। तो आप इसको नोट करिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं। दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का परिमाण दिया है 1 और वेक्टर बी का परिमाण दिया है 2, परिमाण यानी कि मापांक, तथा ए डॉट बी की वैल्यू दी गई है 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है 1। लिखा है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करिए। है कोई फॉर्मूला आपके पास जो इतनी जानकारी से दोनों सदिशों के बीच का कोण निकलवा सके? यहां लिखेंगे यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मापांक 1 है और ये 2 है, तो 1 इंटू 2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, इसलिए थीटा की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण पता लग गया, 60 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट 14th नंबर एग्जाम्पल देखिए। 14th नंबर लिखा हुआ है सदिश ए, दो वेक्टर बउआ दिए गए हैं इस पे आई कैप जे कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। के बीच का कोण ज्ञात करिए। आपको इनके बीच का एंगल पता लगाना है, बहुत ही आसान है। मैंने बोला था जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाए तो उनके बीच का कोण निकालने के लिए सबसे पहले आप ए डॉट बी निकालिएगा। याद आया आपको? तो सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। ए की जगह पर लिखा जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट वेक्टर बी की जगह पर लिखा जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट करिए, आई को आई से ही करना है, जे को जे से, के को के से। यहां पर आई का गुणांक 1 है, यहां पर आई का गुणांक 1 है, तो 1 आएगा। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, +1 -1 कैंसिल। इस तरीके से ए डॉट बी की वैल्यू -1 आ गई। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालिए। देखिए आप मॉडुलस वगैरह निकाल के इतने माहिर हो चुकना चाहिए आपको कि देख के मॉडुलस पता लगना चाहिए, कितना जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। तो मॉडुलस कितना आएगा? √3। मॉडुलस बी कितना आएगा? दिस इज अगेन √3, ठीक है। इसलिए कोण के लिए cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी की वैल्यू -1 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। ये आ गया दोनों सदिशों के बीच का कोण। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट 15th नंबर एग्जाम्पल आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है दो सदिश हैं ए और बी, दर्शाइए कि a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत हैं। पहले मैं वेक्टर नोट करूंगा। वेक्टर a की वैल्यू दी गई है 5i माइनस जे माइनस 3k, 5i कैप माइनस जे माइनस 3k कैप। और इसी तरह से एक वेक्टर b दिया गया है। वेक्टर b की वैल्यू है i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। दर्शाइए कि सदिश वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत हैं।
देखो दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आपको क्या लगता है क्या कर लेना चाहिए हमको? अगर इन दोनों, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, अगर आपको ये दिखाना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बड़ी सिंपल है। जब कभी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणन कैसा आता है? 0 आता है उनका डॉट गुणन। अगर इनका डॉट गुणन 0 आएगा, दिखाना है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी परस्पर लंबवत है। तो ऐसा करने के लिए अगर आपने वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखा दिया तो आप समझ जाइए कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कैसे हैं, दोनों लंबवत हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले a प्लस बी निकालना चाहिए, फिर a माइनस बी निकालना चाहिए और उनका डॉट प्रोडक्ट करा के देख लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले वेक्टर a प्लस बी निकालो, यानी कि दोनों दिए गए वेक्टर्स का सम करिए। जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आई कैप, ये आ जाएगा प्लस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। इसी तरह से हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाल लेते हैं। इसमें इसको माइनस करेंगे, 5i में i माइनस हो गया 4i, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस 4j कैप, ये आ जाएगा प्लस 2k कैप। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। वेक्टर a प्लस वेक्टर b की जगह पर लिखेंगे 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b की जगह पर लिखा जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, 6 को 4 से करिए, 6 चौके 24, प्लस 2 को माइनस 4 से करिए माइनस 8, माइनस 8 को प्लस 2 से करिए माइनस 16। आप देखिए 24 माइनस 24 0, क्योंकि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब ये बताएं, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? ये बहुत आसान है। आप जानते हैं एक छोटी सी चीज मैं और इसके बारे में आपको बताता हूं, अच्छा लगे तो वो भी कभी करके देखिए। दो सदिश का योग और उसका अंतर अगर परस्पर लंबवत होता है तो उनके मापांकों का अंतर हमेशा 0 आता है। क्या मैंने बोला? अगर दो सदिश का योग और उनका अंतर परस्पर लंबवत हो ना तो इसके मापांक और इसके मापांक का अंतर हमेशा 0 आएगा। तो अगर इसके मापांक और इसके मापांक का अंतर 0 आ जाए तो समझ जाइए कि इनका जोड़ यानी कि a प्लस बी और इनका अंतर यानी कि a माइनस बी आपस में लंबवत हैं। करके देखिए, आएगा ही वो। इसका मापांक निकालेंगे, 25 1 26 और 9 35, अंडर रूट 35। इसका भी अंडर रूट 35 ही आएगा। समझिए? या तो हम ये कह दें कि अगर दो सदिशों के मापांक आपस में बराबर हैं तो उनके योग और अंतर के जो सदिश होंगे वो परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, समझने की चीज है। आप ऐसे कर लो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वैसा करना, आप ऐसे ही बना लो। ठीक है, 16 नंबर पे आइए। एग्जाम्पल क्या लिखा है देखिए, सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। अरे वाह, देखो एग्जाम्पल नंबर 16। वेक्टर a का मान कितना दिया हुआ है 16 नंबर पे? 2i 3j 2k, 2i 3j प्लस 2k। ऐसे ही वेक्टर b की वैल्यू दी गई है 16th नंबर पे है i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। अब मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। देखो वेक्टर a का
वेक्टर बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप याद है, प्रोजेक्शन। दो चीजें थी, एक प्रक्षेप था और एक प्रक्षेप सदिश था। एक केवल प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन तो एक लेंथ होती है, और एक प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। आपको क्या मालूम करना है? आपको केवल प्रक्षेप मालूम करना है, उसका वेक्टर मालूम नहीं करना है। और आप बताइए मुझे, प्रक्षेप ए का बी पर प्रक्षेप का क्या सूत्र बना था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर बी का मॉडुलस नीचे लिख दीजिए। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, मैं डायरेक्ट यहां से कर दूं। देखो आप अपना लिख लिख क्या करिएगा, हम ऐसे कर दे, 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2। बी का मापांक लिखोगे, इसका मापांक अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। 6 4 10 बटे अंडर रूट 6। अब ये देख लो कि आंसर इस फॉर्मेट में है, या मुझे अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करवा ही दें आप। ये 10 अंडर रूट 6 अपॉन 6, 10 अंडर रूट 6 अपॉन 6। ये 2 3 6, 2 5 10, ये आ जाएगा 5 अपॉन 3 अंडर रूट 6। ये आ गया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, और ये एक सिंपल सी लेंथ होती है, तो वो लेंथ की वैल्यू आ गई। अगर प्रक्षेप सदिश निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे? प्रक्षेप सदिश अगर निकालना होगा, मैं बता देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने केवल प्रक्षेप बताया, प्रक्षेप सदिश का जिक्र नहीं हुआ है ना? चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में है, यदि दो सदिश वेक्टर ए और बी इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात करिए। देखिए इतनी सारी चीजें बहु आपको दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? आपको दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी का मान 4 है, तो इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा गौर से देखना है। हम इसकी स्टार्ट करेंगे कैसे? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होल स्क्वायर से इसको स्टार्ट करेंगे। बताइए, मॉडुलस होल स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या आएगा? अरे मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको याद है इसमें प्लस था तो यहां प्लस आ गया था, माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। पूरा बताया गया है आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करना, इसलिए बार बार हम उस पर नहीं जाते हैं, फालतू टाइम खराब क्यों करेंगे आप। अच्छा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे 4, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 3 है, स्क्वायर कर देंगे 9, माइनस ए डॉट बी में दुगना करना है, ए डॉट बी में 2 का गुणा करना है भाई आपको। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? ए डॉट बी की वैल्यू 4 है, 4 का दुगना करेंगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 4 प्लस 9 माइनस 8, 9 में 8 चला गया 1, और 1 और 4 मिलके कितने हो गए? 5। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर। हमें तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए। क्या आएगा उधर की तरफ? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 या प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस, केवल प्लस आएगा बउआ। मॉड फिर किस काम का? अगर आप यहां प्लस माइनस लगाओगे स्क्वायर रूट की वजह से, तो मॉड लगा है, माइनस तो वैसे भी नहीं आना है ना, प्लस अंडर रूट 5 आएगी इसकी वैल्यू। नहीं समझ में आया तो धोखे से प्लस माइनस दोनों निशान लगा के मत छोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल 17 के बाद एग्जाम्पल 18 लिखा हुआ है कि यदि ए एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश को समझते हैं क्या होता है? इकाई सदिश। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए अगर मात्रक सदिश है तो इसका मापांक बताओ। 1। नहीं समझ में आया?
उन्होंने इसी मारे बोला ही है कि हम बोलेंगे कि वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो तुम समझ जाना कि इसका जो मापांक है वो 1 है। ठीक है, तो वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। तो मॉड x का मान ज्ञात करिए। आपको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x की वैल्यू मालूम करनी है और दिया गया है x प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। ये आपको दिया गया है। बहु समझ में आया? अब इसका मान बताइए क्या आएगा। इसके लिए भी आप याद कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी। अरे ये वही तो है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो वेक्टर ए, देखो फिर से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आती है? मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। याद रखिएगा, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, पर अगर कभी ऐसा आता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे, जबरदस्ती नहीं आ रहा है यार, आप करके देख लो ना। इसका इससे करोगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसका इससे करोगे तो माइनस एक्स डॉट ए आएगा, फिर इसका इससे करोगे तो प्लस ए डॉट एक्स आएगा, और फिर इसका इससे करोगे तो माइनस वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर आएगा। वो जो दो टर्म बीच में आएंगे, प्लस एक्स डॉट ए और एक आएगा माइनस ए डॉट एक्स, नहीं आई एम सॉरी, प्लस ए डॉट एक्स और माइनस एक्स डॉट ए डॉट गुणन, क्योंकि क्रम विनिमय होता है, दोनों के मान बराबर होंगे इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कभी भी डॉट गुणन करके देख लो ना, वही आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू तुमको मालूम करनी है। मॉड ए की मान कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर कर लो, 1 बराबर 8। वेक्टर x का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 जाके जुड़ गया जाकर के ये। तो वो मॉड ऑफ वेक्टर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 3 या प्लस माइनस 3? प्लस 3 के बराबर आएगी। ठीक है, कौशी स्क्वाड समीका कर ही चुके हो, त्रिभुज असमीका आप कर ही चुके हो। दर्शाइए कि ये बिंदु आपस में संरेख है। एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, 3 बिंदु दिए गए हैं और देखिए उन बिंदुओं के सदिश दिए गए हैं। किसी बिंदु के सदिश का मतलब होता है उस बिंदु का स्थिति सदिश। आपको याद है, बिंदु का सदिश अगर बनता है तो इसका मतलब वो बिंदु का स्थिति सदिश है। एक स्थिति सदिश आपको दिया गया है, प्रदर्शित किससे करेंगे आप? ओ ए से। लिखा जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब इसके बाद वेक्टर OB, वेक्टर OB है i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। ऐसे ही तीसरे बिंदु का स्थिति सदिश भी आपको दिया गया है, 7i माइनस k, 7i कैप माइनस k कैप। अब ये बोल रहे हैं कि तीनों सदिश, तीनों बिंदु संरेख हैं। बउआओ ध्यान से देखिए, तीनों बिंदु अगर संरेख हैं, जैसे ये है A, ये है B और ये है C, तो बेटा तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें AC निकाल लेना चाहिए, फिर हमें AB निकाल लेना चाहिए, फिर हमें BC निकाल लेना चाहिए। अगर AB और BC का जोड़ AC के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों संरेख हैं। ये तभी हो सकता है जब तीनों एक लाइन में पड़े। पर एक चीज यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। क्या परेशान हो जाओगे? अब ये तो जरूरी नहीं है ना, उन्होंने संरेख बोला है, पर ऐसा कोई कंपल्सेशन तो नहीं है कि A और C अगल बगल होंगे, बीच में B होगा। संरेख है, पर ये तो इसका मीनिंग नहीं निकलता ना कि A और C अगल बगल होंगे, बीच में B पड़ेगा। हो सकता है A और B अगल बगल हो, C बीच में हो सकता है B और C अगल बगल हो, A बीच में हो। तो ऐसी सिचुएशन पर निपटने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा आसान है। आप एक काम करो, आप तीनों पहले AB निकालो, आप BC निकालो और AC निकालो, तीनों के मापांक भी निकालो।
फिर ये देखो कि अगर किन्हीं भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाता है तो हम मान लेंगे कि तीनों कैसे हैं, तीनों बिंदु आपस में समरेख हैं। ठीक है, तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे। बताइए वेक्टर ए बी कैसे निकालना है, बोलो। वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। चलो ओ बी में ओ ए माइनस करो, इसमें इसको माइनस करोगे तो यह आएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। फिर वेक्टर बी सी निकालो। वेक्टर बी सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ सी में ओ बी 7i माइनस आई करेंगे तो 6i कैप, फिर माइनस का 2j कैप और माइनस 4k कैप, माइनस के माइनस 3k माइनस 4k। अब वेक्टर सी ए भी निकाल लीजिए, तो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी से सी ए आ जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी। इसमें इसको माइनस करिए तो माइनस 9i कैप माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप, और ये प्लस हो जाएगा तो 5k और प्लस के मिलके कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये सी है। अब तीनों के मापांक भी निकाल लो, तीनों के मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी बताओ कितना आएगा। ए बी ये है 9 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। बी सी का मापांक निकालो, अंडर रूट 36 4 40 और 16 56, अंडर रूट 56 आ जाएगा। 7 चौके 28, 2 अंडर रूट 7 भी कर सकते हैं आप, या बना रहने दो। मॉड ऑफ वेक्टर सी ए निकाल लीजिए आप। 81 9 कितने हुए, 90 और 36 126। ठीक है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो अंडर रूट 14 ही रहेगा। इसका कर लो, 7 चौके 28, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 7। 126 का क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 4, 2 अंडर रूट 14, 14, 7 चौके तो 28 होते हैं, और 56 का करना है, 14 चौके 56, आई एम सॉरी, 14 चौके 56 होंगे तो फिर 2 अंडर रूट 14 आएगा। अब ये 2 अंदर जाएगा 4 बनेगा और 14 चौके 56 बन जाएंगे। 126 का क्या करेंगे, 14 9 126 होते हैं और 9 का 3 आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 अंडर रूट 14। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि आप ए बी बी सी सी ए ये सब ध्यान मत दो, बस ये देखो कि क्या किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इन दो को अगर जोड़ेंगे तो उसके बराबर आया जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस सी ए। इसका योग इसके बराबर आ रहा है, इसलिए बिंदु ए बी व सी समरेख हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये एग्जाम्पल कर लिए हमने 21 और एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने लगेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करिए, ठीक। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे उतनी आसानी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 की तरह ही ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम इस पर ज़्यादा वक्त खर्च करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम 10.3 को पार करके आगे निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप भी कोशिश करिए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो जब हम बताएंगे यहाँ पर तो वो चीज़ जल्दी क्लियर होते चली जाएगी और हमारा काम कम समय में बन जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।